चलो आज हो गया हमारा 18 दिसंबर ना। तो आज का पहला टॉपिक आया है इंडिया ओमान से रिलेटेड। हम कराए थे ना परसों की हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 कंट्रीज़ के टूर पे हैं, जिसपे वो इथोपिया भी गए हैं, अभी ओमान भी गए हैं और एक जॉर्डन गए हैं। ठीक है, तो इथोपिया कर लिए हैं, ओमान कर रहे हैं, जॉर्डन भी कर लेंगे। तो अभी जो हम ओमान करेंगे ना, ये ओमान वेस्ट एशिया का पार्ट है, या इसी वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। जून जुलाई में जब वो ईरान इसराइल की लड़ाई हुई थी तो हम वेस्ट एशिया डिटेल में किए थे, सारे डायमेंशन इंडिया वेस्ट एशिया से रिलेटेड किए थे। मेंस में क्वेश्चन भी आया है, इवन पीएसआईआर के ऑप्शनल पेपर में भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो आज वापस से वेस्ट एशिया का एक देश न्यूज़ में बना हुआ है, वो ओमान है। तो इंडिया ओमान का देख लेते हैं। तो पहले मैप समझ लो, ये हमारा इंडिया हो गया, ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान से चिपका हुआ ईरान, और ईरान के ठीक नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और ये बहुत क्रूशियल स्ट्रेट है। और इसी स्टेट ऑफ हॉर्मूज के नीचे पूरा वेस्ट एशिया आता है, या इसी एशिया को, वेस्ट एशिया को हम मिडिल ईस्ट भी कह देते हैं। और आज जो जिस देश के साथ हमको इंडिया का रिश्ता पढ़ना है वो है इंडिया और ओमान। तो ओमान देख लो, यही किनारे पे है। अब इस मैप को थोड़ा सा हम और डिटेल करके तुमको दिखाते हैं। ये इंडिया ओमान तो अभी कराएंगे, लेकिन इस मैप को एक बार और डिटेलिंग में देखो। रुक जाओ, हम इसको सीधा करें एक बार, तब क्लियर दिखेगा। ये देखो, ये है हमारा ईरान। पहले ऊपर वाला मैप देखो, इंडिया दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, ईरान दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तुमको दिख रहा है, नीचे वेस्ट एशिया दिख रहा है। ठीक, अब इस तरफ राइट साइड हमारे इंडिया पाकिस्तान तो है ही, बस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज समझाने के लिए ये हम छोटा सा मैप बनाए हुए हैं। ये ईरान तुमको दिख रहा है, ईरान के नीचे यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और ये ईरान के बीच में ये छोटा सा गड्ढा तुमको दिख रहा है जहां हम चोक पॉइंट लिखे हैं, ये सही में चोक पॉइंट है। ईरान जब चाहेगा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देगा। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत क्रूशियल है, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, और यही गल्फ ऑफ ओमान फिर अरेबियन सी में आ जाता है। तो ये इंडिया के लिए भी ट्रेड पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस देखो, वापस से मैप खोल दिए, ईरान, पर्शियन गल्फ, इधर हमारा गल्फ ऑफ ओमान, और फिर वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट हो जाता है अरेबियन सी में। तो ईरान ऊपर हमको दिख रहा है, इधर इंडिया है, ओमान नीचे दिख रहा है, ये यूएई है, और इधर सऊदी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इंपॉर्टेंस देखो कितना है पहले, तभी ये वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस हमको समझ में आएगी। तो ये 23 जून का ये मैप हम करवाए हुए हैं। जो लोग जून में मुझसे करंट अफेयर कर रहे थे वो देखे भी होंगे कि मेंस में कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और ये टॉपिक सब हम पहले किए हुए हैं। तो ईरान में क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ड्यू टू इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, तो ये उस टाइम पे डाउट था कि ईरान कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक ना कर दे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत क्रूशियल है, अभी बता रहे हैं आगे कि कैसे क्रूशियल है। ठीक, ये मैप दिखाने के लिए हम स्क्रीन रोटेट किए थे तुमको, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे ना तो तुमको दिखेगा नहीं, मोबाइल का स्क्रीन है। तो पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर इसको हम घुमा देंगे स्क्रीन को। तो देखो, पर ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो ईरान ओमान यूएई के बीच में आता है। देखो ना, ईरान ऊपर है, फिर नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नीचे यूएई और ओमान है। तो ईरान, यूएई और ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और अच्छे से देखो, रुको, ये देखो, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वाला हिस्सा, और ये यूएई ओमान और ये ईरान। तो इन दोनों के बीच में ही हुआ ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये पर्शियन गल्फ हुआ, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान आया, और गल्फ ऑफ ओमान से फिर ये अरेबियन सी इधर राइट की तरफ घुस जाता है इंडिया की तरफ। ठीक, और यही है चोक पॉइंट, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये चोक पॉइंट है। ईरान जब चाहेगा इसको ब्लॉक कर सकता है। और ये जो चोक पॉइंट है ना, ये बस 33 किलोमीटर का एक पतला सा पट्टा है। देखो, ये मात्र 33 किलोमीटर है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वेस्ट एशिया में, या ईरान पे कोई अटैक वगैरह होता है, तो सबसे पहला डर यही आता है कि ईरान कहीं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक ना कर दे। जैसे ये ब्लॉक करेगा, कनेक्टिविटी इधर इधर की ख़त्म, ट्रेड रूट डिस्टर्ब्ड। ठीक, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए अभी तुमको दिखेगा। तो देखो, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, और वापस वो अरेबियन सी में गल्फ ऑफ ओमान जाकर कनेक्ट हो जाता है। अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस देखो, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन पासिस थ्रू दिस
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब पूरे दुनिया का जो 20% ग्लोबल ऑयल का कंजम्पशन है ना, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर निकलता है। इंडिया आएगा, इंडिया से फिर इंडियन ओशन होते हुए वो चाइना निकलता है, तो ट्रेड पूरा ये रास्ता कनेक्टेड है। अब ये 20% कितना है, तो 17 मिलियन बैरल्स पर डे, 17 मिलियन बैरल्स पर डे तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा है। ये वाला जो स्ट्रेट तुमको दिखाया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसी स्ट्रेट से पूरे दुनिया का 20% तेल का सप्लाई हो रहा है, और इसी स्ट्रेट से 17 मिलियन बैरल्स हर दिन तेल निकल रहा है। हर दिन जो क्रूड ऑयल है हमारा वो इधर से पास हो रहा है। तो तुम सोचो, अगर ब्लॉक हो गया तो 17 मिलियन का ये जो डेली ट्रेड हो रहा है बैरल्स का, वो तो बंद हो जाएगा। और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट इंडिया पे आता है। इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा देख लो। इंडिया में सीधा एनर्जी प्राइस, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है पेट्रोल डीजल का, वो सीधा बढ़ेगा, क्योंकि 2/3 क्रूड ऑयल और हाफ LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब हम 2/3 अपने क्रूड ऑयल का और आधा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ये इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड करके मंगाते हैं। इंडिया का जितना क्रूड ऑयल की नीड्स है ना, उसका 2/3 इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आधा लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब 50% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। तो ये अगर ब्लॉक होगा तो ये ट्रेड हो नहीं पाएगा, तो इंडिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई ये जो इतनी आ रही है, LNG की आ रही है, वो आ नहीं पाएगी, तो प्राइस बढ़ेगा एनर्जी का। ठीक, फिर से करेंसी पे प्रेशर आएगा। हम इतना जब महंगा हमारा एनर्जी का प्राइस होगा तो हमको महंगा तेल खरीदना होगा, तो उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी होगा। और जो क्रूशियल सेक्टर हैं, एविएशन, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें क्रूड ऑयल की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है, वो सब इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अब तुमको समझ में आया ये इंडिया और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या इंपॉर्टेंस है। अब चलो, अब वापस हमारे टॉपिक पे आ जाओ, इंडिया और ओमान। तो ओमान इसी वेस्ट एशिया का एक कंट्री है। वेस्ट एशिया तुमको हम बता दिए ऑलरेडी, मल्टीपल टाइम पहले हम वेस्ट एशिया से किए हुए हैं और वो क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो आज इंडिया और ओमान के रिश्ते समझने हैं। तो ये ओमान का रिश्ता समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूरी था जान लेना, जो तुमको हम बता दिए। अब इंडिया ओमान का रिश्ता देखो, तो ओमान जो है ना बड़ा स्टेबल है वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में भी बहुत डिस्प्यूट्स मचा रहता है। देखो, पूरा वेस्ट एशिया इस्लामिक कंट्री है, सिवाय इजराइल को छोड़कर मोस्टली सब इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम में 2 सेक्ट्स हैं, शिया और सुन्नी। तो वेस्ट एशिया में ना सेक्टेरियन टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। सेक्टेरियन टेंशन मतलब सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये इस्लामिक कंट्रीज शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे ईरान और सऊदी आपस में लड़ते रहता है शिया और सुन्नी के बेसिस पे। दोनों में लड़ाई होता है कि वेस्ट एशिया के वर्ल्ड को शिया मुस्लिम लीड करेगा कि सुन्नी मुस्लिम लीड करेगा, इसलिए वो लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बाद भी ओमान बड़ा स्टेबल है वेस्ट एशिया में, इसलिए इंडिया का रिश्ता ओमान से होना बहुत ज़रूरी है और ये क्रूशियल भी है। 2024 में शायद हम 70वां और 75वां ऐसे ही इंडिया ओमान का रिश्ता सेलिब्रेट किए हैं, अभी आगे देखेंगे। और देखो, इंडिया का जो मैरीटाइम पॉलिसी है, समुद्र का पॉलिसी है, उसके लिए भी ओमान बहुत क्रूशियल है। देखो ना कितना क्रूशियल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस अभी तो बताए, ओमान बिल्कुल चिपका हुआ है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इधर अरेबियन सी से। और ओमान का एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ दुगम, वो आगे तुमको कराएंगे। तो इंडिया के मैरीटाइम पॉलिसी के लिए और चाइना के प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में मॉनिटर करने के लिए भी ओमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस भी है वेस्ट एशिया में। इवन चाइना का प्रेजेंस ओमान में भी है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला, आगे अभी बता रहे हैं। तो उस चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए और इंडिया की अपनी मैरीटाइम पॉलिसी को इन्हेंस करने के लिए ओमान हमारे लिए क्रूशियल है। काउंटर टेररिज्म और पायरेसी को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की लुटेरे आते हैं ना, वो सोमालिया देश बताए थे ना, पायरट्स, तो उसको काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ओमान बहुत क्रूशियल है। और जो इंडिया की ओवरऑल वेस्ट एशिया में डिप्लोमेसी है, जिसको हम इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी भी कहते हैं, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ओमान। अब देखो, इंडिया और ओमान अलग अलग कहाँ कहाँ कॉपरेट कर रहे हैं। तो इंडिया और ओमान डिफेंस और सिक्योरिटी में कॉपरेट करते हैं। जैसे कि देखो, इंडिया और ओमान के बीच अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है। अल नजहा, ईस्टर्न ब्रीज, नसीम, ये सब मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है। अल नजहा हमारी आर्मी की है, ईस्टर्न ब्रीज हमारी एयरफोर्स की है और नसीम हमारी नेवी की है। तो ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच होती है। ओमान हमसे इंडिया का इंसास राइफल खरीद रहा है 2010 से।
इंसास राइफल होती है ना, इंडिया की राइफल है वो, इंडिया ने उसको बनाया है। और हम ओमान को ये इंसास राइफल अपनी 2010 से बेच रहे हैं। तो दोनों के बीच डिफेंस कॉपरेशन हुई ना। फिर अगर ट्रेड देखो तो दोनों देशों के बीच ट्रेड 2024-25 में $10 बिलियन का अराउंड हुआ है। 10.613 बिलियन का ट्रेड हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लो तो 2000 से लेकर 2025 तक, मतलब 25 सालों में ओमान से इंडिया में बहुत ज़्यादा FDI आए हैं। मतलब ओमान के लोगों ने इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है? $605 अराउंड, मतलब देख लो $605.57 मिलियन। इतना पैसा 25 सालों में ओमान के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। फिर से ओमान देखो, हमको 5 से 7% इंडिया का जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो ओमान करता है। ओमान हमारे रिन्यूएबल ट्रांजिशन के लिए भी बहुत क्रूशियल है। इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है दुगम पोर्ट पे, दुगम पोर्ट ये ओमान का पोर्ट है, ये बड़ा स्ट्रेटजिक और क्रूशियल है क्योंकि चाइना भी इस दुगम पोर्ट पे है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको ये दुगम पोर्ट रेलेवेंट हो जाएगा ना कि हम भी वहाँ पे चाइना को काउंटर कर सकते हैं। चाइना का जो मैरीटाइम प्रेजेंस है, चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है इंडियन ओशन रीजन, साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर कर सकते हैं। और इंडिया और ओमान के बीच दुगम पोर्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट 2018 से चल रहा है। और अभी जब तुमको हम जून 2025 में ये जो कराए थे दुगम पोर्ट का, तुमको हम बताए थे वेस्ट एशिया टॉपिक में, जाओ ग्रुप में ही PDF डाला है पूरे जून के मंथली कंपाइलेशन का, करंट अफेयर का। ये दुगम पोर्ट ओमान ने परमिशन दे दी है कि आप लॉजिस्टिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है ना, अगर सिर्फ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता तो सिर्फ हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे उस पोर्ट का सहारा लेकर। हम अपना कोई मिलिट्री वेसल, जो हमारी नेवी की मिलिट्री नेवी वाली जो है ना, वो शिप्स को वहाँ पे हम नहीं ले जा सकते थे, सिर्फ मर्चेंट नेवी वाले शिप्स जा सकते थे। लेकिन ओमान ने अलाउ कर दिया है कि इंडिया दुगम पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री और सिविल दोनों पर्पसेस के लिए कर सकता है। तो ये भी बड़ा क्रूशियल है। दोनों देशों के बीच स्पेस कोलैबोरेशन को लेकर एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं, 2019 से ही एग्रीमेंट चल रहे हैं। ओमान में रुपए लिंक्ड पेमेंट सिस्टम चल रहा है 2022 से। हमने ओमान में IIT IIMs खोल रखे हैं। मेडिकल टूरिज्म हम अलाउ करते हैं, ओमान के लोग इंडिया आकर इलाज करवाते हैं। और इंडिया की रिच डायस्पोरा, मतलब इंडिया की बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ओमान और पूरे वेस्ट एशिया में काम करती है, तो हमारी डायस्पोरा भी वहाँ पे है। तो ये सब एरियाज ऑफ कॉपरेशन है। इतना तो लिख भी नहीं पाओगे यार मेंस के आंसर में, जितना हम बता दिए। अब चैलेंजेस देखो कि इंडिया और ओमान के रिश्ते में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला चैलेंजेस तो यही है कि हम अभी भी एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं ओमान को, ओमान से भी ज़्यादा हम इम्पोर्ट ही कर लेते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया स्टिल इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हम इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं अभी तक। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर बन पाएंगे कि नहीं, धीरे धीरे कोशिश तो कर ही रहे हैं, जो हम देखते रहते हैं रेगुलर करंट अफेयर में। अभी वो हाइड्रोजन वाला हमने बनाया है ना, हाइड्रोजन वेसल वाराणसी में उद्घाटन किया है ना, तो धीरे धीरे अब ये इंडिजनाइजेशन का ही तो प्रोसेस है। लेकिन हाँ, अभी भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत पीछे है, हमको रेडिकल चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हमारा ट्रेड डेफिसिट काउंटर होगा। ठीक। दूसरा चैलेंज देखो, दुगम पोर्ट जो कि ओमान ने हमको अलाउ किए हुआ है कि हम मिलिट्री और सिविल दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, वाया बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का चलता है, तो चाइना का भी प्रेजेंस है। फिर से सेक्टेरियन टेंशन, पूरे वेस्ट एशिया में शिया और सुन्नी मुस्लिम की बवाल मची रहती है, जो तुमको हम शुरुआत में भी करा दिए, जैसे ईरान और सऊदी आपस में लड़ते हैं इसी शिया और सुन्नी को लेकर। फिर से पूरे वेस्ट एशिया में रीजनल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, हमेशा कोई ना कोई लड़ते रहा। देखो ना, अभी ईरान इजराइल लड़ रहे थे, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। फिर से वेस्ट एशिया में प्रॉक्सी ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म इन इंडिया, पहला वीडियो है, कराए हैं ना। तो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स अलग अलग हैं, जैसे कि हूतीज़, यमन में एक ग्रुप है हूतीज़, ये प्रॉक्सी ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है जो कि टेरर फैलाता है। ईरान, ये वाले कंट्रीज ये सब ना, ये प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स का बहुत इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में, ये भी एक चैलेंज है। रेडिकलाइजेशन, इंडियन पॉपुलेशंस को, इंडियन यूथ्स को रेडिकलाइज भी किया जाता है वेस्ट एशिया में, और टेररिस्ट बनने के लिए प्रोवोक किया जाता है। आर्म्स रूट है बड़ा
वेस्ट एशिया के थ्रू। इंडिया में वेपन्स अलग अलग कैसे आते हैं? यूपी में जो अलग अलग इतने मर्डर्स हुए हैं, एक जिगैना पिस्टल की न्यूज़ आई थी ना कि जिगैना पिस्टल यूपी में कहाँ से आ गया, इंडिया में अलाउड ही नहीं है, तो कहाँ से आया? टर्की, टर्की से अजरबैजान, अजरबैजान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग हुई कहाँ? पंजाब, पंजाब में लोकल गैंग है, उसने उठाया जिगैना पिस्टल, वहाँ से पहुँची दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुपारी मिली लड़कों को, लड़के आए झांसी में ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करके आए, यहाँ ठोक दिए। ये चलती है ट्रेड रूट आर्म्स का, ठीक है। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, नहीं तो तुमको हम बता सकते थे ये सब चीज़ भी, लेकिन ठीक है, जान लो कि ये रेडिकलाइजेशन वेस्ट एशिया में इन सब में बहुत होता है, तो ये ऐसे ही आती हैं चीज़ें। समझ में आया? टर्की की पिस्टल है ना जिगैना, टर्की से पिस्टल चली, अजरबैजान आ गई, अजरबैजान से ईरान आ गई, ईरान से आ गई पाकिस्तान, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग हुई कहाँ? पंजाब में। पंजाब में लोकल गैंग जिसका डोमिनेंस है ना, उसने उठाया उस पिस्टल को, वो पिस्टल पहुंची है दिल्ली के तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में उन 3 लड़कों को सुपारी दी गई है, वो पिस्टल लेकर आए हैं झांसी बुंदेलखंड वाले रीजन में, ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनिंग करने के बाद इलाहाबाद में वो मर्डर एग्जीक्यूट किया गया है। तो बड़ा लंबा इन्फ्लुएंस चलता है इन सब का, लेकिन ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है, तो छोड़ो हटाओ। तो ये पूरा हमारा चैलेंजेस है। अब इस चैलेंजेस को हम ठीक करेंगे तो वे फॉरवर्ड बन जाएगा, कोई ऐसी ज़्यादा इसमें चीज़ है नहीं। तो पूरा हमारा इंडिया ओमान कंप्लीट हो गया, और वेस्ट एशिया जितना हमको इंडिया ओमान के पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए वो पूरा वेस्ट एशिया करा दिए। ऑल दो जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये डेमो था बस, वेस्ट एशिया तो वो इतना डिटेल में करा लिए हैं कि यूपीएससी वेस्ट एशिया से कुछ भी पूछे वो छूटेगा नहीं। तो जो नए लोग हैं उनका भी हम रिवीजन में अभी करा देंगे जब रिवीजन शुरू करेंगे करंट अफेयर का। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक देखो, मोई रिवर, ये रिवर न्यूज़ में आ गया है। ये रिवर म्यांमार में इमर्ज्ड होता है। म्यांमार में एक तेनासरिम हिल्स है, इस हिल्स में ये मोई रिवर निकलती है, इमर्ज होती है। इसको हम तोंगयन रिवर भी बोलते हैं। ये साल्विन रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है थाईलैंड और म्यांमार के बीच। बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैप था तुमको हम जूम कर करके दिखाए हैं अलग अलग, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस बताएं हैं, उसका स्क्रीनशॉट है। अब तीसरे टॉपिक पे आ जाओ आज की, ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर अभी 2025 में चल रहा है। यूपीएससी पूछ सकता है ऑपरेशन थंडर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विथ व्हाट। तो ये ऑपरेशन थंडर 2025 में चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि 2025 में इसकी शुरुआत हुई है, ये हर साल होता है और इसका 9th एडिशन अभी हो रहा है, ठीक। और ये हर साल क्यों ऑपरेशन चलाया जाता है? टू काउंटर इलीगल वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री ट्रेड। अलग अलग जानवरों का, पेड़ पौधों का जो इलीगल ट्रेड होता है ना, जिसके लिए हमें कन्वेंशन बनाए हुए हैं, साइट्स। तो ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री के इलीगल ट्रेड को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन थंडर हर साल चलाया जाता है। 9 साल से चलाया जा रहा है। 2025 में इसका 9th एडिशन चल रहा है। 134 ग्लोबल कंट्रीज इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया भी करता है। इंडिया के तरफ से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB इसमें कोऑर्डिनेट करता है। और इस ऑपरेशन थंडर की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये 3 इसकी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और बाकी 134 कंट्री के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अलग अलग, जो भी देश जिसको नॉमिनेट करेगा उसके तरफ से आकर इस ऑपरेशन थंडर में अपना योगदान देते हैं। इंडिया के तरफ से कौन कोऑर्डिनेट करता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक। चलो चौथा टॉपिक देखो, मखाना। भाई मखाना प्रीलिम्स में आ रहा है, पक्की बात है, हाई चांस है। अभी तक वो पूछा नहीं है, 2025 के भी प्रीलिम्स में नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा आगे। हम पक्की बात बता रहे हैं क्योंकि ये मखाना का जिक्र 2025 के बजट में हुआ है, करंट अफेयर में भी खूब रहा है। तो मखाना जो है ना, इसको हम फॉक्स नट भी कहते हैं या गॉर्गन नट भी कहते हैं। ये एक एक्वेटिक प्लांट है। ये मेनली इंडिया, जापान, चाइना में उगाया जाता है। इंडिया पूरे दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का, ध्यान रखना। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मखाना उगाने वाला देश कौन है? इंडिया है। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स में उगाए जाते हैं मखाना? तो बिहार में। बिहार में भी सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में? तो दरभंगा ज़िले में, ठीक। तो इंडिया पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का। इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है? तो बिहार स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है। 85% पूरा इंडिया का मखाना बिहार से आ रहा है। और बिहार के अंदर कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा मखाना उगाता है? तो दरभंगा,
ठीक। गवर्नमेंट ने मखाना को प्रमोट करने के लिए 2025 के बजट में मखाना के लिए बजटरी एलोकेशंस किया है। नेशनल मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही है। सब पे काम चल रहा है। नेशनल मखाना बोर्ड भी तुमको हम करा चुके हैं, करंट अफेयर में आ चुका है, और नेशनल मखाना बोर्ड से भी 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, हाई चांसेस है मखाना और नेशनल मखाना बोर्ड से। तो जिनका छूटा है कर लेंगे रिवीजन में, चिंता नहीं करना है। वैसे ये सब टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। करंट अफेयर अगर हम रेगुलर कर रहे हैं और बीच का कुछ छूटा है ना, तो वो बैकलॉग होता नहीं है, टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। चलो, पांचवा और आज का आखिरी टॉपिक देख लो, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। वो जो तुमको हम कराए थे अभी 2 दिन पहले, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें बताए थे ना कि सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, पहले वो देखो। बेनिफिट ये होगा कि इंडिया में कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाएगा, आउटफ्लो नहीं। आउटफ्लो मतलब तो जाना, कैपिटल फ्लाइट हो गया। इनफ्लो, कैपिटल आने लगेगा, इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो बाहर से लोग क्या लेकर आएंगे, डॉलर। तो इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा रुपए का वैल्यू बढ़ने लगेगा, रुपए अप्रिसिएट करेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया कि रुपए अप्रिसिएट करेगा। फिर से अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी इंश्योरेंस सेक्टर में, तो जॉब क्रिएशन होगा। फिर से इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको ग्लोबल लिंकेज मिल जाएगी, हम पूरे ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन, सॉरी इंश्योरेंस सेक्टर। फिर से इफिशियंसी इंडिया की बढ़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग देश के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी प्लानिंग्स बताएंगे, आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या चल रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। तो हमारी इफ़िशियंसी इन्हेंस हो जाएगी, नए नए इनोवेशंस आएंगे। और जब इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हो सकता है ल्यूक्रेटिव ऑफर्स वो ऑफर करे, जिसमें कि जो कस्टमर्स होंगे उनको प्रीमियम कम भरना होगा और इंश्योरेंस कवरेज उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं, तो रेगुलेटरी हर्डल्स। इंडिया में हम जानते हैं कि इंडिया फेमस है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और रेगुलेटरी हर्डल्स के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन से कोई कंपनी आए इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो वहाँ पे इंडिया की एजेंसी हो वो कह दे कि जाओ इसका 4 फोटोकॉपी करा के लेके आओ, अरे तुम्हारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो गड़बड़ चल रहा है। तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स आ जाएंगे ना, तो वो उतना थोड़ी ना देखेगा फॉरेन इन्वेस्टर कि भैया हम फोटोकॉपी कराने जाए तुम्हारे इंडिया में आकर। तो ये तो मतलब जस्ट एन एग्जांपल। वो कहते हैं ना बैंक जाओ अगर तो कि ये तुम्हारा ये फोटोकॉपी सही नहीं है, ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐसे चिपकाओ, अरे साइन यहाँ करना था तुम गलत कर दिए। और जब तक तुम साइन करके सही फॉर्म लेकर जाओगे उनके पास, उनका लंच हो गया रहता है। तो ये सब रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। फिर से डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए रिस्क हो जाएगा। अगर हम 100% एफडीआई अलाउ कर दिए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्क होगा कि नहीं, कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं। फिर से जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, सडन शिफ्ट आएगा, 100% फॉरेनर्स से इन्वेस्टमेंट आने लगेगी, तो वो इम्पैक्ट करेगा इंडिया के जॉब डेमोग्राफी पे। फिर से एक बड़ा ये भी चैलेंज है कि फॉरेन प्लेयर्स जब आएगा ना तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। वो बड़ा बड़ा क्रीमी लेयर अंबानी अडानी को इंश्योरेंस बेचने का कोशिश करेगा। उसका मोटिव इंडिया का डेवलपमेंट नहीं रहेगा, रूरल पेनिट्रेशन नहीं रहेगा, तो अर्बन और रूरल डिवाइड क्रिएट हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है। फिर से डाटा प्रोटेक्शन। अगर हम 100% एफडीआई अलाउ किए हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो बाहर की कंपनी आएगी, वो इंश्योरेंस देगी, तो हमारा जो डाटा है, अगर हम इंश्योरेंस लिए हैं तो हमारी पूरी पर्सनल डिटेल्स होगी ना उस इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो डाटा प्रोटेक्शन एक बड़ा चैलेंज होगा कि फॉरेन कंपनी के पास हमारा डाटा है। और वही रिस्क ऑफ प्रॉफिट फ्लाइट। प्रॉफिट फ्लाइट मतलब ये डर रहेगा कि वो फॉरेन कंपनीज जो आई है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो इन्वेस्ट कर रही है, वो कहीं अपना प्रॉफिट लेकर उड़ न जाए बाहर, रैदर देन री इन्वेस्टिंग इन इंडिया। वो दोबारा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, एक बार प्रॉफिट कमाए और निकल गए। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, इससे तो वो फ़ायदा कमा कर चले गए। ठीक। अब ये तो तुमको हम बेनिफिट्स और चैलेंजेस बताए हैं कि 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में जो अलाउ किया गया है उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। अब ओवरऑल देखो कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी पे। तो इंश्योरेंस सेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर मान लो अगर मेरा इंश्योरेंस अभी हुआ है और सडन हमको कोई हेल्थ इशूज़ आ जाए, तो जो मेरा रिस्क है पैसे का वो मैनेज करेगा ना वो इंश्योरेंस सेक्टर। तो रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एक तरीके का ये सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। हाँ, तो सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा हमारे लिए कि कभी भी हम किसी
हर्डल्स में फंसे हैं तो हमारे लिए वो एक सेफ्टी वाल्व है ना। अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस, तो एक तरीके का सेफ्टी ही तो है। फिर से हमको फिनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिलती है इंश्योरेंस से। अब इंश्योरेंस सेक्टर अगर बढ़ेंगे इंडिया में तो जॉब क्रिएशन होगा। तुमको क्या लगता है हम जो प्रीमियम भर रहे हैं वो पैसा वो अपने लॉकर में जमा करके रखते हैं क्या? नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले पैसे घुमा देते हैं। बैंक हो या कोई भी ऐसा फिनेंशियल सेक्टर हो, अगर हम पैसा अपना जमा कर रहे हैं तो वो लॉकर में थोड़ी नहीं जमा रहता है, वो इकोनॉमी में घूम जाता है। अलग अलग जगह वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके अगर वो 100 करोड़ कमाएंगे तो उसमें से 70 करोड़ 700 करोड़ हम लोग को प्रॉफिट में बांट देंगे। जितना भी वो कमाए हैं 20-30% उनका अपना प्रॉफिट होता है। बिना एक भी रुपए लगाए वो अमीर बनते जाते हैं। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो रोलिंग पे उनका पैसा घूमते रहता है। अब वो रोलिंग पे घुमाएंगे पैसा तो ओवरऑल पैसा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब इंडियन इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन होगा ही, तो जॉब क्रिएशन होगी। अब देखो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया इंश्योरेंस सेक्टर का। अब चैलेंजेस क्या क्या है इस इंश्योरेंस सेक्टर का? तो अभी भी इंडिया में इंश्योरेंस कवरेज बड़ा कम है, सिर्फ 4% हमारे यहाँ इंश्योरेंस कवरेज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, जो कि सबसे लोएस्ट है ग्लोबली। तो ये इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। रेगुलेटरी हर्डल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। अर्बन रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। गांव के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर नॉलेज है। फिर से एक अफोर्डेबिलिटी बड़ा चैलेंज आ जाता है कि इंडिया में जहाँ अभी भी हम रोटी खाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ वो प्रीमियम कहाँ से भर पाएंगे हर साल, कहाँ से इंश्योरेंस ले पाएंगे? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस भी हैं कि हम कैसे इंश्योरेंस कवरेज को हर एक मास लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करें, इंक्लूसिव इंश्योरेंस सेक्टर कैसे बनाए, ये सब चैलेंजेस हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर। बीच बीच में हम इस PDF को ना तुमको वो रोटेट करके भी ये पूरा मैप समझा दिए हैं। वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रिगार्डिंग और इंडिया ओमान के रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी वो हम दे दिए हैं। वापस से वेस्ट एशिया का भी न्यूज़ में आया तो पूरा वो वेस्ट एशिया का टॉपिक करा देंगे, क्योंकि आज कराते तो बल्कि हो जाता, तुम लोग के लिए भी वो समझ में नहीं आता। और दूसरा चीज़, ये फ़ोन पे ना ये मैप्स बड़े बड़े कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो ना, ये हम ऐसे लैंडस्केप में अभी रखे हैं तो मैप कट आउट हो रहा है। अब मेरे पास कुछ और दूसरा रिसोर्स है नहीं कि मैं तुम्हें करवा पाऊँगा फ़ोन से ही, तो मैं फ़ोन रोटेट करके तुम्हें दिखा दूंगा। दैट्स इट, ये था आज का करंट अफेयर। हम क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मेंस का जो क्वेश्चन है सब भेज देते हैं। चलो, टेक केयर।